हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द जीएस गार्ड। आप सभी बने रहे इस चैनल के साथ और अच्छा सा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। और तो हम इससे पहले 3 चैप्टर का केमिस्ट्री का ख़त्म कर चुके हैं। तो आज फिर चौथा चैप्टर देखते हैं, अम्ल, एसिड एवं लवण के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का डिस्कशन, जो कि अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में। इसके बाद विलियन चर्चा करेंगे। इससे आगे का सिलसिला जारी रहेगा चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। बताइए, एसिड कैसा स्वाद होता है? एसिड खट्टा होता है। और नीला लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर एसिड का क्या काम है? नीला लिटमस को लाल कर देना। ठीक है। सभी अम्ल धातु सभी क्रिया करके कौन गैस देता है? मतलब कौन गैस विस्थापित अलग करता है? मतलब अलग करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मतलब सभी अम्ल धातु सभी क्रिया करके कहता है हाइड्रोजन गैस देता है, विस्थापित करता है। अच्छा एवं प्रबल अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ठीक ना। रसायनों का सम्राट किसको बोला जाता है? मतलब किंग ऑफ एसिड H2SO4 को। ऑयल ऑफ विट्रॉल इसी को बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल। बताइए, अम्लराज किसको बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। दोनों में अंतर है। मतलब कि अम्लों का राजा मतलब किसको बोला जाता है? अम्लों का राजा हाइड्रोक्लोरिक। HCl। अम्लराज या अम्लों का राजा HCl। और अम्ल का सम्राट, रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को। वेरी मतलब अम्लराज हुआ था। हाँ। बताइए, अम्ल का मिश्रण मतलब कि HCl एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, जिसमें HCl का 3 अनुपात होता है और HNO3 का 1 अनुपात। मतलब HCl 3, HNO3 1, दोनों का अनुपात ही पूछता है। ठीक है, HNO3 1 होता है। दोनों मिलकर। अच्छा ये बताए, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज के घोल को कैसा कर देता है? किस रंग में? ये याद रखिए, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज के घोल को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज के घोल को रेड कर देता है। बताइए, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड। विटामिन सी एवं आंवला प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल। हाँ, विटामिन सी, आंवला, प्याज, विटामिन सी पाया जाता है। और इसमें कौन अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। और दूध एवं दही में लैक्टिक अम्ल। और मांसपेशी के थकावट में लैक्टिक अम्ल। जैसे कोई काम करते हैं, थक मतलब कि दर्द करने लगता है ना, तो वो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसी वजह से दर्द करता है। सेब में मैलिक अम्ल। टमाटर, पालक, चीनी, चना की पत्ती ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर एक फल है या सब्जी है? फल है। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टैट्रिक एसिड पाया जाता है। अमाशय रस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। बताइए, चाय में टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। इस तरह से हम सब लोग देख लिए किसमें क्या पाया, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछना है। बताइए, चीटी डंक में फॉर्मिक अम्ल। मांसपेशी में थकावट में सेब में मैलिक अम्ल। और अमाशय में और चाय में टैनिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल। और दही एवं दूध में लैक्टिक अम्ल। चीटी के डंक में नींबू में गेहूं में ग्लूमेटिक। मक्खन में अच्छा ठीक है। बताइए, आंसू में सियालिक एसिड। आंसू में सियालिक एसिड। चलिए, अम्लों के उपयोग के बारे में जानते हैं। ठीक ना। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बताइए बेकिंग पाउडर बनाने में। टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सिरका, अचार, टमाटर। कार्बनिक अम्ल, शीतल पेयों का सोडा वाटर। कार्बनिक अम्ल मतलब जो कोल्ड वाटर जो होता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट वाटर, सोडा वाटर। फास्फोरिक अम्ल शीतल पेय में। सल्फ्यूरिक अम्ल ये तो गाड़ी रसायन उर्वरक के निर्माण में, पेंट, विभिन्न रासायनिक उर्वरक निर्माण, पेंट, प्लास्टिक, विस्फोटक, अपमार्जक, संचायक, बैटरी, पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम शोधन में क्या बोले? पेट्रोलियम शोधन में कौन अम्ल होता है? पेट्रोलियम शोधन में हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल। पेट्रोलियम के शोधन में हाँ। बताइए, अम्लराज बनाने में 2 चीज का HNO3 और HCl। उर्वरक का रंग, प्लास्टिक, औषधि, विस्फोटक इत्यादि निर्माण में नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी तो होता है हाँ। ये बताइए, सफाई करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का प्रयोग। ठीक ना। सफाई करने में
हाइड्रोक्लोरिक का चर्म उद्योग में चर्म उद्योग हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्लराज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक मतलब HNO3 भी एंट्रोनिक HNO3 और HCl दोनों। बताइए फॉर्मिक अम्ल का रबर का निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, जीवाणुनाशक में, खाना अचार का संरक्षण के लिए ये फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल औषधि निर्माण में, खाद्य औषधि निर्माण में, हाँ, तब उल्टा कर दिया। नहीं ऑक्जेलिक अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल में हो जाएगा आपको कपड़े के सिपाही के धग्गे हटाने में, कपड़े से सिहाई का धग्गा अगर कपड़ा में धब्बा लग गया ना उसमें ऑक्जेलिक एसिड जरूरी ऑक्जेलिक एसिड चमड़े के विरंजक के रूप में। फोटोग्राफिक और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। फोटोग्राफिक में ऑक्जेलिक अम्ल ये ऑक्जेलिक है, टमाटर, पालक, चिली का पत्ता, फिर यहाँ पे ऑक्जेलिक है। हाँ तो इसका उपयोग है ये ऑक्जेलिक अम्ल का। अगर आप कहीं भी कपड़ा में स्याही का दाग लगे ना उसको छुड़ाइए, ऑक्जेलिक अम्ल उसमें लगाइए, घसीएगा ना उसमें, उससे भी छूट जाएगा। अब फोटोग्राफिक और कपड़ा उद्योग में किसका उपयोग होता है? ऑक्जेलिक का उपयोग होता है। ठीक है, बताइए अब जो बेस के बारे में चलते हैं। क्षार, यह स्वाद में कड़वा तीखा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है, यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से होता है। MgOH होल 2 को मिल्क और मैग्नीशियम है। इसका पीएच मान कितना होता है? में होता है 7.234 10.5 कुछ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बताइए मिर्च का कड़वापन किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण। कैप्सिन के कारण, मतलब कैप्सिन के कारण मिर्च का कड़वापन, मिर्च का कड़वापन, कैप्सिन के कारण, करेला का कड़वापन, करेला करेनेशिया के कारण, नीम का कड़वापन, नीम का कारण, एजार टीका, प्याज एवं लहसुन का कड़वापन सल्फर के यौगिक के कारण। ठीक ना, प्याज का कड़वापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। लहसुन का कड़वापन एलाइल प्रोपाइल रेडिकल ऐसे कुछ है। हाँ ठीक है। रेडिकल सल्फाइड। अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि वह यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है H+ देगा वो उसे अम्ल एवं जो जल में घुलकर OH- बनाता है उसे क्षार का। अर्हेनियस ने क्या बोला कि जो H+ देगा, जो H+ आयन देता है, H+ देगा, OH नहीं, H+ देगा तो अम्ल, OH- देगा तो क्षार। अर्हेनियस के अनुसार। हाँ अर्हेनियस का ब्रॉस्टी एवं लॉरिक सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि जो प्रोटॉन प्रदान करता है उसे अम्ल कहा जाता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है क्षार कहा जाता है। क्षार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अब बताइए अब ल्यूइस का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, हाँ ग्रहण करता है उसे अम्ल में जो लगाता है उसे बेस कहता है। हाँ, जो त्यागता है उसको बेस करते हैं। जिसे जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर को जो ग्रहण करता है उसे अम्ल एवं जो त्यागता है उसे बेस बेस। कहते हैं। ठीक है, ये लुईस का सिद्धांत है। लुईस का सिद्धांत है। लुईस का सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन को जो ग्रहण करता है उसे अम्ल एवं जो त्यागता है उसे उसे हम क्या बोलते हैं? बेस करते हैं। अब साल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक नहीं, इसे अम्ल एवं क्षार को मिलाकर तैयार किया जाता है। NaCl। सामान्य लवण वैसा लवण जिसके पास हस्तांतरण करने के लिए H+ आयन रहता है और ना ही OH- आयन रहता है, जैसे NaCl। मतलब कि सामान्य लवण किसको बोला जाता है पता है? मतलब कि बोला जाता है वैसा लवण जिसके पास हस्तांतरण करने के लिए ना तो H+ आयन रहता है और ना ही OH- आयन रहता है। मैंने दोनों का जो होता है, जैसे NaCl, KCl, N2SO4, CaSO4। ठीक ना, ठीक है। जैसे सोडियम का प्लस हो गया। बताइए अम्लीय लवण वैसा लवण जिसमें हस्तांतरण करने के लिए कम से कम एक H+ आयन रहता है उसे अम्लीय लवण कहा जाता है, जैसे NaHCO3, NaHSO4। एच का होना जरूरी है, हाँ। तभी अम्ल होगा। कम से कम NH4Cl। एसिडिक साल्ट होगा। हाँ। अब बताइए क्षारीय लवण वैसा लवण जिसमें हस्तांतरण करने के लिए एक कम से कम, जैसे उसमें एक हाइड्रोजन था, इसमें एक OH होना चाहिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा बताइए पोटास मतलब द्विलवक, द्विलवक वैसा लवण जो सामान्य लवण के द्वारा बना होता है उसे द्विलवक कहता है, जैसे पोटास फिटकिरी वगैरह हो गया। SO4Al2। एक होता है मिश्रित लवण, एक होता है मिश्रित लवण। ठीक ना, मिश्रित लवण वैसा लवण जिसका निर्माण 2 अम्ल एवं 1 क्षार या 1 अम्ल एवं 2 क्षार के प्रक्रिया से होता है। मतलब 2 लवण 1 अम्ल, मतलब 2 लवण 2 अम्ल वैसा लवण जिसमें 2 अम्ल एवं 1 क्षार या तो 1 अम्ल या 2 क्षार के निर्माण होता है उसे ही मिश्रित लवण का, जैसे विरंजक चूर्ण CaOCl into Cl। ठीक है।
अब पीएच वैल्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। जी, इसकी खोज सारेंसन नामक 1909 में किया था, ठीक ना। 1992 सुधार। पीएच मान के द्वारा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है, ठीक ना। पीएच मान के द्वारा किसी विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन का निर्धारण किया जाता है। किसी विलयन का पीएच मान 0 से 14 तक निर्धारित किया जा सकता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन कैसा होगा? 7 से अगर ज्यादा होगा तो, अगर 7 के बराबर होगा तो न्यूट्रल। बताइए पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति बताइए तो। प्रबल अम्ल 0 से 3.5 ये पूछता है। दुर्बल अम्ल 3.5 और 7 के बीच। जितना दूर जाएगा तो दुर्बल, जितना पास में रहेगा प्रबल। उदासीन अम्ल 7। दुर्बल क्षार 7 से अधिक 10.5 से कम। दुर्बल हो जाएगा, लेकिन जितना दूर जाएगा उतना प्रबल 10.5 से अधिक। जैसे मिल्क ऑफ अब कुछ पदार्थों का पीएच मान देख लेते हैं, ठीक है। नींबू का रस का पीएच मान बताइए। नींबू के रस का पीएच मान आपका 2.5। शराब का 3.5। शराब। बियर का बियर का उससे कम 4.5। बियर का 4.5। बियर का 4.5 होता है। बियर का कितना होता है? 4.5 होता है। शीतल पेय का 5.5। 5.5। दूध का दूध का 6.5। दूध का पीएच मान 6.4। आसुत जल का आसुत जल का 7। 7 हो जाएगा। लार का 7.4। लार का 7.4। ये होता है खाने से पूर्व, खाने के बाद 6.5। 7.4 ही होता है। ब्लड रक्त का कितना होता है? 7.4। होता है। अंडा का अंडा का 7.7। 7.7। खाने वाला सोडा का खाने वाला 8.5। 8.5। खाने वाला सोडा का ये सब छाड़िया में आ जाता है। धोबन सोडा का 9। 9। और सोडियम सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा 14। 14। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10.5। NaOH जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं हाँ तब क्या NaOH। NaOH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। MgO का 10+2। मैग्नीशियम का फॉर्मूला। हाँ, जी। अब हम सब लोग बिलियन में चलते हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन जी। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बिलियन के प्रकार बताइए। बिलियन के कर पर तीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर का होता है। ठोस द्रव बिलियन वह रासायनिक मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ तथा दूसरा विलायक पदार्थ उपस्थित होता है, हाँ। ठीक ना। विलय और विलायक मिलके बिलियन का निर्माण ठीक। विलय और विलायक दोनों घुल जब जाता है, विलय विलयन पदार्थ की मात्रा कम होता है और विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक होता है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जी, तनु इसका विलयन। मतलब समझे? देखिए जब विलय पदार्थ की मात्रा कम और विलायक की अधिक होता है। अधिक होता है। चीनी पानी ले लीजिए। चीनी पानी ले चीनी हो गया विलय हाँ और पानी हो गया विलायक हो गया। विलायक हो गया। जी। विलय जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय। और लिखावट में देख लीजिए, विलायक में ज्यादा अक्षर विलय में कम अक्षर। समझ गए? तो विलायक में ज्यादा मात्रा होगा, विलय में कम होगा। जैसे कि पानी हो गया विलायक, चीनी हो गया विलय, तो ये तनु अम्ल हो दोनों मिल गया। गया तो तनु अम्ल हो गया। शरबत बना तो यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा अधिक और विलायक पदार्थ की मात्रा कम होता है तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन क्या क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। विलयन। आप देखिए ठोस विलयन, यह कितने प्रकार का होता है? ठोस विलयन 3 प्रकार। 3 प्रकार का। हाँ। ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन और ठोस में द्रव का विलयन, ठीक ना। ठोस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण बताइए। ठोस में ठोस का जैसे ले लीजिए। ठोस में ठोस का विलयन पीतल, पीतल जैसे हो ना, पीतल हो ना, जैसे पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। हाँ, हेमेटाइट हेमेटाइट सभी मिश्र धातु, हेमेटाइट भी, हेमेटाइट एवं सभी मिश्र धातु भी जो है ना ठोस में ठोस का विलयन, ठीक है। अब बताइए ठोस में गैस का विलयन। कपूर एवं वायु का मिश्रण। कपूर वायु हो गया। ठोस में गैस का विलयन। और ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन। चीनी और जल हो गया, जैसे कि चीनी ठोस हो गया, जल द्रव। ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन। अब द्रव विलयन, यह भी 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन। अच्छा, द्रव में ठोस का विलयन बताइए। जेली, प्रोटीन, स्टार्च, पारा में सीसा। पारा में सीसा जो है ना, ये क्या है? द्रव में ठोस। और द्रव में द्रव का दूध और पानी का विलयन। पानी और अल्कोहल का विलयन, ठीक ना। द्रव में द्रव का विलयन। और द्रव में गैस का विलयन। पानी में वायु का विलयन। बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन। गैस विलयन, यह भी 3 प्रकार का है। गैस में ठोस, गैस में द्रव और गैस में गैस। गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण बताइए। वायु में धूलकण। गैस में ठोस का विलयन में वायु में धूलकण और वायु में आयोडीन, कपूर, नौसादा और धुआं। गैस में गैस, गैस में गैस धुआं हुआ। गैस में गैस वायु। गैस में द्रव बादल, कोहरा, कुहासा। गैस में द्रव और गैस में गैस वायु। सभी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सभी विलयन पदार्थ को विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। मतलब कि सभी विलयन पदार्थ में की विलयता
ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, सभी विलयन पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, बढ़ जाता है। मैंने ताप बढ़ेगा तो वो अभी बढ़ जाएगा, हाँ। विलयन की सभी विलयन पदार्थ की विलेयता जो है ना ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। ज्यादा विलय होने लगता है। अपवाद में जैसे कि सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यह मात्र दो ऐसे विलायक हैं जिसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटता है। अच्छा, अपवाद में देख लीजिए दो चीज, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाता है और सभी विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाता है। ठीक ना। कोलाइडी विलयन वैसा विलयन जिससे बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से विलय एवं विलायक पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक ना। कोलाइडी विलयन किसको कहा जाता है? माइक्रोस्कोप की सहायता से विलय या विलायक पदार्थों को अलग नहीं किया। जैसे दूध हो गया, जैसे दूध, रक्त, धुआं, गोंद, इंक, ये सब क्या हुआ? माइक्रोस्कोप से ही देख कोलाइडी विलयन हुआ। ठीक है। इतना थका होने वाला चीज होगा, दूध, धुआं। अब कोलाइडी विलयन कई प्रकार का होता है, जैसे पायस एक कोलाइडी विलयन हो ना, जैसे दूध एवं दूध से बने पदार्थ, द्रव में द्रव रहता है। एक अमाशय रस हो गया, एक यकृत तेल होगा, ये सब क्या हो गया? ये सब ये सब हो पायस गया, है, पायस हो गया। पायस का उदाहरण है। कोलाइडी विलयन का उदाहरण में पायस है। हाँ। नहीं, हमारे जुस्टिस जिसको बोला पायस और हाँ। जेल। और जैसे जेल हो गया, शहद, आइसक्रीम। कोलाइड विलयन दो प्रकार के, एक हो गया पायस, एक हो गया जेल। हाँ। पायस में आपको दूध एवं दूध में बने पदार्थ, अमाशय रस, यकृत तेल। उसके बाद जेल में हो गया आपको शहद और आइसक्रीम। सोल में सोल में हो गया आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंक कलर पेंट। एरोसोल में देखिए धुआं, बादल, कोहरा, कुहासा। एरोसोल देखते होंगे, बादल जैसा एरोसोल हवा में जो लटक जाता है उसे एरोसोल बोलते हैं। धुआं, बादल, कोहरा, कुहासा। एक चीज और देखिए, कोलाइडी विलयन में वैसा विलयन जिसे सॉरी ये बात नहीं, दाब बढ़ाने या घटाने पर समांतर ठोस एवं द्रव के विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर दाब और बढ़ाने या घटाने पर ठोस एवं द्रव पदार्थ के विलेयता पर ठोस एवं अगर दाब बढ़ाएगा तो ठोस एवं द्रव पदार्थ की जो विलेयता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दाब अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ठोस और द्रव के पदार्थ पर विलेयता में कोई प्रभाव पड़ेगा। किंतु गैस की विलेयता बढ़ती है। गैस की विलेयता बढ़ती है, अगर दाब बढ़ा देंगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगा, बढ़ती है। ठोस और द्रव पर दाब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो द्रव की विलेयता द्रव की घटेगा, कोई प्रभाव प्रभाव नहीं नहीं, ठोस और द्रव पर कोई प्रभाव लेकिन नहीं, गैस का बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वेरी गुड। इस तरह से विलयन हम सब लोग का खत्म हो गया है। अब ईंधन के फ्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। वो फ्यूल किसको बोलते हैं? जलने और चलने वह पदार्थ जिसके जलने से ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है उसे फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। आदर्श ईंधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका उष्मीयमान अधिक होता है और जलने पर हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता है। आदर्श गैस किसको बोलते हैं? आदर्श गैस वो होता है कि जलने पर मतलब कम अति करे, उसमें मान ज्यादा होता है। उसमें एक मान ज्यादा होता है। आदर्श ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उष्मीयमान अधिक होता है और जलने पर हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता निकलता है, नहीं के बराबर निकलता। सर्वाधिक उष्मीयमान हाइड्रोजन गैस का, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। भविष्य का ईंधन किसको बोला था? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाइड्रोजन। कोल गैस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक कोल है। गैस के बारे में यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का मिश्रण होता है। मतलब कोल गैस किसका इसका मिश्रण होता है? मीथेन, कार्बन मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन का होता है। ठीक है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस 54%, 7% जबकि दूसरा सर्वाधिक मात्रा मीथेन का 35%। कोल गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हाँ। पाया जाता है, 54%, हाँ, और दूसरा मीथेन 35%। 35%। हमारे वायुमंडल में जो मतलब ऊर्जा का 10% संरक्षण है, जिसमें एल्बिडो कितना आता है? 35%। हाँ। और कोल गैस जो होता है यह गैस वायु के विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक ना। कोल गैस वायु के विस्फोटक मिश्रण बनाती है। अब जल गैस के बारे में चलते हैं। वाटर गैस, यह भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। अंगार भाप अंगार। इस गैस को लाल तप्त कोक पर पानी प्रवाहित करने से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। यह जल गैस नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कार्बन होता है। मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कौन होता है? जल गैस। जल गैस कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जल गैस का। CO और जल H2O गैस। का मिश्रण होता है। CO और H2O का मिश्रण हाइड्रोजन होता गैस का है। कौन होता है मिश्रण? जल गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस में हो गया आपको मीथेन, मीथेन। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस में ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के का मात्रा होता है। कुछ मात्रा में इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन भी पाया जाता है। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस मोनोऑक्साइड और प्राकृतिक गैस में इस गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस मीथेन पाया जाता है 83%। जीवाश्म ईंधन में
जीवाश्म ईंधन तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म कोयला, ईंधन पेट्रोलियम आदि पदार्थ पाया जाता है। पेट्रोलियम भी पाया जाएगा। जीवा इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक पदार्थ, गैस को भी शामिल किया एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, हाँ, ठीक सबसे ना। ज्यादा एंथ्रासाइड हो गया जो सबसे जीवाश्म ईंधन में जीवाश्म इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को भी शामिल किया जाता है, ठीक ना। जी। बताइए जीवाश्म ईंधन जैसे कि एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, ठीक है। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड, और एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, ये कोयला का क्या है, भाग है। प्रकार है, ठीक ना। पूरे विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पूरे विश्व में बिटुमिनस पाया जाता है, जो हाई क्वालिटी का है ना एंथ्रासाइड, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वो चीन में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर उत्पादित करता है। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ को द्रव सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ को द्रव सोना। द्रव सोना कहा जाता है। एलपीजी, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता हाँ, है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, एलपीजी में प्रोटीन और ब्यूटेन, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। एलपीजी यह रंग, एलपीजी कैसा है, एक रंगहीन मतलब गंधहीन है, गंधहीन है। गंधहीन है। अतः इसके लिए लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकप्टन, एथाइल मिलाया मरकैप्टन, जाता है। एलपीजी जो है ना गंधहीन है, इसमें लीकेज अगर होगा तो कैसे पता करेंगे, एथिल मरकप्टन लिक्विड डाला जाता है, लिक्विड डाला जाता है। जिससे गैस, पता चल जाता है। हाँ, गैसोहोल, हाँ। यह एल्कोहल एवं पेट्रोल का मिश्रण होता है, जिसमें इथेनॉल 90%, जबकि पेट्रोल मतलब इथेनॉल कितना होता है, अल्कोहल 10%, 10% इथेनॉल 10% और पेट्रोल 90% मिला जाता है। गैसोहोल में इथेनॉल 90% पेट्रोल हाँ। और 10% इथेनॉल। हाँ। इथेनॉल 10%, पेट्रोल 90%। हाँ, गैसोहोल में गैसोहोल में। इसमें प्रयोग में लाया जाने वाला अल्कोहल गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। इसमें जलकर होता है ना गन्ना के रस से, किसमें, गैसोहोल में। गैसोहोल। किसी भी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होता है, इस ईंधन को उतना ही अच्छा माना जाता है। इस ईंधन को किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऑक्टेन संख्या जिसका जितना ज्यादा उसको उतना उतना अच्छा ईंधन अच्छा। माना जाता है। पेट्रोल इंजन, ठीक है। पेट्रोल ईंधन माना जाता है। मतलब जो एलपीजी गैसोहोल में इस ईंधन में अस्फोटन के लिए कुछ मात्रा में टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, और ठीक ना। ऑक्सीजन के लिए सामान्यतः प्रति लीटर पेट्रोल में 0.15 लीटर या 15 मिलीलीटर अपस्फोटन पदार्थ मिलाया जाता है ताकि वे खराब, हाँ, पेट्रोल मिलाया जाता है। ईंधन की दहन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। दहन का मुख्य पोषक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, मतलब चलने के लिए बिना ऑक्सीजन का चलवे नहीं करेगा। ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ तरह नाइट्रोजन का भी। कोई भी नहीं होगा। हाँ, बायोगैस के बारे में चर्चा करें। ऑक्सीजन का होता है। अब बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। जो जीव जंतु के जीवाश्म का अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, बायोगैस जीव जंतु के जीवाश्म से प्राप्त किया जाता है। यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का मिश्रण, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है। हाँ, सर्वाधिक बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है। मीथेन होता है। बायोगैस के जलने से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन एवं पोटेशियम की प्राप्ति होती है, ठीक ना। बायोगैस जलेगा तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन और पोटेशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम। बायोगैस जलेगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन और और पोटेशियम की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम की प्राप्ति होती है, जो उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक ना। जो उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। रॉकेट ईंधन में को प्रणोदक कहा जाता है, ठीक ना, जो दो प्रकार का होता है, ठोस प्रणोदक और द्रव। ठोस प्रणोदक में इसमें हाइड्रोकार्बन, क्लोरेट और इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, क्लोरेट एवं नाइट्रोजन का प्रयोग। ठोस प्रणोदक में हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरेट और हाइड्रोकार्बन, क्लोरेट और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन, क्लोरेट और नाइट्रोजन। और द्रव प्रणोदक में द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित अमोनिया, केरोसिन तेल का प्रयोग है। द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित अमोनिया और केरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग ईंधन भी पढ़ लिए। तो आगे का फिर जो आवाज सारणी होगा कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।